हाय गाइस, आई एम विवेक फ्रॉम tradingwithvivek.com और आज हमारा टॉपिक है कि मार्केट में लॉसेस से कैसे बचा जाए। सभी लोग एक ही पॉइंट पर बात करते हैं कि मार्केट में फ़ायदा कैसे किया जाए, फ़ायदा कैसे किया जाए। अगर हम इसको अपोजिट वे में देखेंगे कि मार्केट में लॉसेस से कैसे बचा जाए, तो मार्केट में थोड़ा सा विनिंग स्ट्रीक रखना थोड़ा सा ईजी हो जाता है, मार्केट में पैसा कमाना ईजी हो जाता है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हम अपने आप को किसी रिवर में डूबने से बचा लें तो हमारे पास एक ही दूसरा ऑप्शन बचता है कि हम फ्लोट करते हुए निकल जाएं। तो अगर हम लॉस होने से मार्केट में बचा लेंगे तो हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता, पैसा ही बनेगा। अब वो कितना बनेगा वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितनी मेहनत करते हैं और कितनी नहीं करते हैं। ये इस चीज़ के ऊपर बहुत हद तक डिपेंड करता है। तो मार्केट में अब लॉसेस से कैसे बचा जाए, इसके लिए हमें वो सब कुछ सीखना पड़ेगा जिसको करने से हम गलती करने से बचेंगे। तो देखो, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मार्केट में लॉसेस से बचने के लिए बिजनेस को समझना कि जिस कंपनीज के हम शेयर्स परचेज करने की बात कर रहे हैं उसमें उस बिजनेस की नॉलेज कैसे ली जाए। तो यहाँ पर दो तीन चीज़ें हैं, जैसे अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस है, और हम दूसरी बात फिर करते हैं कि टेक्निकल नॉलेज हमें कितनी होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमने सीखनी चाहिए, हमें फंडामेंटल एनालिसिस कितनी होनी चाहिए। तो हम ये सारे टॉपिक्स पर बात करेंगे कि इनमें क्या क्या चीज़ें कितनी कितनी इंपॉर्टेंट हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो ऐसा नहीं है कि ये तीन चीज़ें काउंट हो गई और तो हम बंद करके चले जाएं। हम मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम स्किप कर देंगे अगर हम वीडियो को पूरी लास्ट तक नहीं देखेंगे। और एक और बात, प्लीज़ डू सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस कितना ज़रूरी है। मैंने अक्सर ये चीज़ देखी है कि हम लोग बिजनेस अंडरस्टैंडिंग पर कभी बात नहीं करते। जब हम मार्केट में नॉलेज की बात करते हैं तो बिजनेस अंडरस्टैंडिंग पर कभी बात नहीं करते, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस पे बात करते हैं या टेक्निकल नॉलेज पे बात करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस पे बात करते हैं। और एक और चीज़ जो अक्सर देखी गई है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि 8 साल से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, 7 ईयर्स से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, 5 ईयर्स से कर रहा हूँ, यार मैंने तो सिर्फ लॉस होते ही देखा है, मेरे अकाउंट में खुद में लॉस होते देखा है। तो ये सब बातें होती हैं। तो हमें तो सारी नॉलेज है, हमें किस चीज़ की नॉलेज नहीं है। तो यहाँ पर दो अलग अलग चीज़ें हैं जहाँ तक नॉलेज की बात है। एक है थियोरेटिकल नॉलेज कि हमें सब कुछ पता होना कि कॉल किसे कहते हैं, पुट किसे कहते हैं, और फ्यूचर्स किसे कहते हैं, एक्सपायरी क्या होती है, कितने तरह के शेयर्स होते हैं, कितने तरह के नहीं होते हैं। और एक है उस थियोरेटिकल नॉलेज को यूज़ कैसे करें जिससे पैसा बने। देखो, स्टॉक मार्केट ना ये थोड़ा सा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा देखना चाहिए अगर हमें सीरियसली इसमें पैसा बनाना है, और इंटेलिजेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कम देखना चाहिए। समझदारी से ज़्यादा देखना है, इंटेलिजेंसी से कम देखना है। तो यहाँ पर जितनी समझदारी चाहिए ना, उतनी समझदारी के लिए एक्चुअल में जो पढ़ाई लिखाई की अगर हम बात करें, एजुकेशन की बात करें, तो 5th-6th ग्रेड का बच्चे को उतनी एजुकेशन हो जाती है जितनी हमें एजुकेशन, एकेडमिक एजुकेशन चाहिए स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए। बाकी सिर्फ समझदारी चाहिए। कैसे? तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जैसे हमें सबसे पहले यही देखना है कि यहाँ बिजनेस अंडरस्टैंडिंग से मतलब क्या है। बिजनेस अंडरस्टैंडिंग में सबसे पहले ये पॉइंट आता है कि उस बिजनेस के प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, और उस प्रोडक्ट का इंक्रीज, उस प्रोडक्ट में ग्रोथ आने क्यों वाली है, क्यों उस प्रोडक्ट को मार्केट में ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी, परचेज किया जाएगा, या उस प्रोडक्ट के पास प्राइसिंग पावर है या नहीं है। सपोज अगर इनपुट कॉस्ट बढ़ती है तो उस प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट को बनाने वाली कंपनी है, क्या उसकी कॉस्टिंग को बढ़ा पाएंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे कोलगेट की हमारा टूथपेस्ट आता है, तो सबसे पहले जब हम छोटे थे तब 10 रुपीज़ 12 रुपीज़ का आता था, वो धीरे धीरे इंक्रीज होते हुए 60 70 100 रुपीज़ तक आता है। तो जैसे जैसे उनकी कॉस्टिंग बढ़ती गई ना, वो अपने प्रोडक्ट की इसकी प्राइसिंग को बढ़ाते गए। तो इनके पास वो प्राइसिंग पावर है इन प्रोडक्ट्स के पास। तो इसमें वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हम किस बिजनेस की बात कर रहे हैं। अगर हम केमिकल बिजनेस की बात करें तो केमिकल बिजनेस में क्या होता है कि हमें बिजनेस की नॉलेज ही नहीं है। अब अगर एक पर्टिकुलर केमिकल किसी दूसरी कंपनी का रॉ मटेरियल बन जाता है और वो एंड यूजर्स के हाथ तक आता ही नहीं है, तो जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज़ करने वाले, इंडस्ट्री में काम करने वाले, या उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर एकेडमिक नॉलेज लेने वाले लोग हैं, तो वो तो उसको समझ पाते हैं, लेकिन जनरल पब्लिक उस चीज़ को कभी नहीं समझ पाती।
तो जब हम मार्केट में उतरते हैं और मार्केट में बात करते हैं तो हमें इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मार्केट में हम किस कंपनीज में पैसा लगाने वाले हैं। अब अगर हम ग्रोथ की बात करें तो बैंकिंग इंडस्ट्री की अगर बात देखें तो बैंकिंग इंडस्ट्री में पैसा लगाना बड़ा आसान है, क्योंकि बिजनेस समझ में आता है कि एक बैंक हमसे 5% 6% पर पैसा उधार लेता है और आगे हमें फिर वो उस पैसे को उसी पैसे को 8% 9% 10% लोन के रूप में वापस दे देता है। तो वो जो इन बिटवीन मार्जिन है 2% 3% 4%, उसमें अपने खर्चे भी चलाता है और उसमें नेट प्रॉफिट भी निकालता है। तो बड़ा सिंपल सा बिजनेस है। अब बैंकिंग बिजनेस आगे ग्रो करेगा या नहीं करेगा, इस चीज़ का कैसे पता लगाया जाए? देखो, बैंकिंग बिजनेस सीधा सीधा पर कैपिटा इनकम के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी कंट्री की जीडीपी ग्रोथ कितनी है और वो आगे चल के ग्रो करने वाली है नहीं करने वाली है। जो हमारी कंट्री का भी साइज है और जिस हिसाब से इंडिया ग्रो कर रही है, तो बैंकिंग इंडस्ट्री में इमेंस ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है। अभी जो पर कैपिटा इनकम है इंडिया में, दैट इज ऑलमोस्ट $2000, और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं लाइक यूएस और यूरोप, तो वहाँ पर ये $50,000 से भी ऊपर है। तो इसी से हमें आइडिया लग जाता है कि 25 टाइम्स यहाँ से ग्रो करने के चांसेस है। और 25 टाइम्स की जब हम बात करते हैं तो 2500% की बात करते हैं, क्योंकि परसेंटेज टर्म्स में 2500% की बात होती है। और उसमें भी जो फास्ट प्लेयर्स हैं, जो स्मार्ट, जैसे एचडीएफसी बैंक है या कोटक बैंक है, जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं जिन्होंने बाकी कंपनीज का, बाकी बैंकर्स का भी मार्केट शेयर ग्रैब कर लिया, बिकॉज दे आर मच मोर एग्रेसिव, दे आर मच मोर एथिकल, दे डू नो हाउ टू डू बिजनेस करेक्टली। तो वो लोग फिर उसमें उससे भी ज़्यादा गेन कर जाते हैं। और जो लेगार्ड्स हैं, जो थोड़े से लेजी हो जाते हैं या जिनकी मैनेजमेंट उनके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करती, तो उनको फिर लॉस भी होता है। जैसे पीएनबी का मार्केट शेयर इन अर्ली डेज काफ़ी अच्छा था, लेकिन आज की डेट में पीएनबी का कितना मार्केट शेयर है? मैं अगर हम आपस में भी बात करें तो हम किस में बैंक अकाउंट ओपन कराना चाहेंगे? देखो, जिसको सरकारी कंपनी ही चाहिए तो वो भी एसबीआई में जाना चाहेगी, और जिसको प्राइवेट चाहिए तो वो प्राइवेट में बड़े में ही जाना चाहेगी, एक्सिस बैंक, कोटक, आईसीआईसीआई, या फिर अगर हम बात करें एचडीएफसी। कोई भी छोटे बैंक में जाने के लिए कभी भी पसंद नहीं करेगा। तो हमें बिजनेस को भी समझना है, कंपनी को भी समझना है। तो बैंकिंग बिजनेस बड़ा आसान सा बिजनेस है। और अगर हम एक दूसरी इंडस्ट्री की बात करें, अगर हम पेंट इंडस्ट्री की बात करें, तो पेंट इंडस्ट्री में अगर आप देखोगे पर कैपिटा पेंट कंजम्पशन इंडिया में अमंग द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। अफ्रीकन कंट्रीज से भी नीचे हैं हम लोग। हमें देखने को तो लगता है अर्बन सिटीज़ में हम रहते हैं, तो अर्बन एरियाज़ में रहते हैं कि सारी सोसाइटीज़ तो पेंटेड हैं और अच्छे से लोग पेंट यूज़ करते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ अर्बन एरिया की बात है। इंडिया में जो अर्बन पॉपुलेशन है वो बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में बहुत कम है। अगर हम थोड़ा सा भी रूरल एरियाज़ में चले जाएं जो हाईली डेंस्ड हैं, तो वहाँ पर लोगों के पास पेट भर के खाने के भी पैसे नहीं हैं। तो घर, एक स्ट्रॉन्ग घर बनाकर उसके ऊपर सीमेंटेड वॉल बनाना और उसके ऊपर पेंट करना तो बहुत दूर की बात है। ठीक है। और उसमें पेंट में भी फिर अगर हम अर्बन एरियाज़ की भी बात करें तो वहाँ पर भी फिर पेंट की क्वालिटीज़ हैं। पेंट 40,000 में भी हो जाता है पूरे घर में, और पेंट 4 लाख में भी होता है। तो वहाँ पर भी बहुत स्कोप है। तो फिर हम एक और अगर सेक्टर की बात करें, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग की हम लोग बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा डिटेल में समझना जरूरी है। थोड़ी सी वीडियो लेंदी हो सकती है, लेकिन जब हम किसी चीज़ के सब्जेक्ट के बारे में, हाउ टू अवॉइड लॉसेस की बातें कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा टाइम देना कोई गलत बात नहीं है। इसमें हमें पूरी उस सब्जेक्ट को, पूरा टॉपिक को कंप्लीट करना चाहिए। तो अगर हम शुगर इंडस्ट्री की बात करें तो शुगर इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा ग्रोथ के चांसेस नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि चाहे वो गरीब है या वो अमीर है, सभी लोग तो शुगर यूज़ करते हैं, और जितनी यूज़ करते हैं शायद उतनी ही करते रहेंगे। तो पर कैपिटा शुगर की कंजम्पशन ग्रो नहीं होने वाली है। हाँ, कितना ग्रो करेगी? जितनी हमारी पॉपुलेशन ग्रो करेगी। अब पॉपुलेशन ऐसा तो है नहीं कि 10% एवरी ईयर ग्रो कर जाएगी। अगर 10% एवरी ईयर ग्रो करेगी तो अगले 10 साल में तो हम डबल से ज़्यादा हो जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है। तो इस तरीके से हमें थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है बिजनेस को। तो हम सिर्फ उन्हीं बिजनेस में पैसा लगाएं जो बिजनेस को हम समझ सकते हैं और जहां पर ग्रोथ के सीधे सीधे चांसेस हैं। हम गलती क्या करते हैं? हम गलती ये करते हैं कि बिजनेस को समझते नहीं हैं और पैसा लगा देते हैं। उसके बाद पता चलता है कि यार ये तो फ्लॉप हो गया, हमारे पैसे डूब गए। जैसे मैं एक कंपनी स्पेसिफिक और एक इंडस्ट्री स्पेसिफिक एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ। हम सुजलॉन एनर्जी की बात करते हैं। सुजलॉन में बहुत लोगों का पैसा खोया है। ऐसा नहीं कि सुजलॉन मार्केट लीडर्स नहीं थे। सुजलॉन विंड एनर्जी में मार्केट लीडर्स थे और वो मार्केट लीडर्स हैं भी। तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी विंड टर्बाइन शायद वही बनाते हैं अभी भी, लेकिन इंडिया में वो सक्सेसफुल नहीं हुए। बड़ा सिंपल सा रीज़न है, इंडिया में विंड की जो स्पीड है वो उतनी है ही नहीं। इंडिया विंडी कंट्री है ही नहीं।
तो जहाँ पर विंड उतनी है ही नहीं, उसको उतनी विंड मिलेगी नहीं, तो उनकी टर्बाइन रोटेट नहीं करेगी तो मीन्स सारा प्रोजेक्ट ही फेल हो जाता है ना। लेकिन इंडिया में सोलर इज सक्सेसफुल, क्यों? क्योंकि इंडिया इज ए हॉट कंट्री, यहाँ पर सनलाइट बहुत ज़्यादा है। तो हमें बिजनेस को बड़े सिंपल तरीके से समझने की जरूरत है। अगर बिजनेस समझ में आता है तो उस बिजनेस के शेयर्स में हम आगे बढ़ें, और बिजनेस समझ नहीं आता है तो क्यों बढ़ना है। अब अगर हम फार्मा कंपनीज की बात करें तो देखो यार, मुझे फार्मा कंपनीज बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आती कि कौन सी कंपनी कौन सा फॉर्मूला बनाती है और किसकी कौन कौन सी टैबलेट्स आती हैं। तो मैं फार्मा में सिर्फ उन्हीं कंपनीज में जाता हूँ जो एमएनसीज हैं वर्ल्ड ओवर, जिनका अच्छा कंट्रोल है और जिन्होंने रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, हम बैलेंस शीट में इस चीज़ को समझेंगे तो वो अच्छा कमाना जानते हैं और वो मार्केट लीडर बने हुए हैं। अदरवाइज मुझे फार्मा बहुत ज़्यादा समझ नहीं आता, मुझे केमिकल बिजनेस समझ नहीं आता, और शुगर का रीज़न समझ में आता है, और बाकी भी बहुत सारी इस तरह की इंडस्ट्रीज़ हैं। जैसे अगर हम कारों की बात करें तो कार में इंडिया में बहुत स्कोप है। जैसे इंडिया में अभी जो कार का कंजम्पशन पर कैपिटा की अगर हम बात करें तो 1000 लोगों पे 20 कार्स का ऑलमोस्ट एवरेज है, जबकि यूएस में 1000 700-800 कार्स की सेल्स होती है। तो देयर इज़ ए ह्यूज ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अवेलेबल। अब लेकिन बिजनेस तो समझ आ गया, तो सबसे पहले हमें बिजनेस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग बिजनेस नहीं समझते हैं। कई बार क्या होता है कि स्टील की तो यार डिमांड बढ़ेगी और स्टील में पैसा लगा देते हैं, लेकिन स्टील में पैसा लगाने से पहले हमें ये भी समझना है कि क्या उसकी जो ब्रांडिंग है, कि क्या हम उसमें ब्रांड में बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं? नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं देते। अगर चाइना से थोड़ा सा लोअर क्वालिटी का भी स्टील आता है ना, तो वो भी कंज्यूम हो जाता है और वो उनको कॉम्पिटिशन देता है। लेकिन अगर हम इंडिया की में बात करें, हम ब्रांड्स की बात करें, तो अगर हम डाबर च्यवनप्राश खाते हैं तो दूसरा कोई भी च्यवनप्राश आ जाए वो समझ में नहीं आता। जिसको डाबर च्यवनप्राश खाना है उसको डाबर ही खाना है। तो यहाँ पर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी को ब्रिटानिया की ब्रेड खानी है तो ब्रिटानिया ही खानी है, किसी को आईटीसी का आशीर्वाद आटा खाना है तो वही खाना है। तो यहाँ पर ये सिंपल बिजनेस अंडरस्टैंडिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो शुरुआत होती है ना वो यहीं से होती है। और जब हम स्ट्रॉन्ग ब्रांड, स्ट्रॉन्ग कंपनी, समझ में आने वाले बिजनेस को, जहाँ पर ग्रोथ पोटेंशियल है, जब हम उन कंपनीज को सिलेक्ट करके आगे बढ़ते हैं ना बैलेंस शीट में, तब हमारा रिस्क वहाँ से एलिमिनेट होता है। रिस्क हमारा बैकवर्ड से एलिमिनेट नहीं होता कि कंपनी बड़ी है या छोटी है, वो चीज़ें भी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन सबसे पहले बिजनेस तो समझें यार कि वो बिजनेस है क्या। तो बिजनेस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम बिजनेस को समझ लेते हैं तो हमारा 80% जो रिस्क है ना स्टॉक मार्केट में आने का, वो खत्म हो जाता है। और बिजनेस को समझना कितना मुश्किल है उसके बारे में रीड करो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब जैसे 2-3 बिजनेस मैंने आपको एक्सप्लेन किए, ये समझ में आ गए। इसमें और डिटेल में चाहिए आप गूगल पे सर्च करो, गूगल पे सब कुछ नजर आता है। जब फेसबुक चलाना आता है ना, जब यूट्यूब देखनी आती है, तो सब कुछ समझ में आता है। इसमें यह कहने की कोई बात नहीं है कि यार थोड़ी सी टेक्निकल नॉलेज चाहिए। मीन्स सारी टेक्निकल नॉलेज है आप लोगों के पास, तो वो कोई पॉइंट नहीं है। अब सेकंड पॉइंट आता है कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है। अब एक बार बिजनेस सिलेक्ट हो गया, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि कारों का बिजनेस हमें समझ आ गया कि कारों के बिजनेस में ग्रोथ बहुत जाता है। अब सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट है कि इस कंपनी की बैलेंस शीट क्या बोलती है, इस कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं वो कितने स्ट्रांग हैं, कंपनी के पास कितना पैसा है, मैनेजमेंट कितना कैपेबल है, जो अवेलेबल फंड्स हैं उसके ऊपर पैसा कमाने के, वो कितना नेट प्रॉफिट कमाती है, कितना नहीं कमाती है। तो ये सारा फाइनेंशियल बुक्स रीडिंग का पार्ट आ जाता है। इसमें 2-3 सेक्शंस होते हैं, एक बैलेंस शीट रीडिंग होती है, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रीडिंग होती है, और एक जिसको लोग नज़रअंदाज कर देते हैं उसको कैश फ्लो रीडिंग कहते हैं। तो कई बार क्या होता है कि नेट प्रॉफिट तो हमें नज़र आ रहा है लेकिन पैसा कंपनी में नहीं आ रहा है, वो कहीं बैड डेट ही बनने की तैयारी कर रहा है। तो वो एक पार्ट है, बट दैट इज़ ए ऑल टुगेदर डिफरेंट कंप्लीट सेक्शन जिसको हमें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो सबसे पहले बिजनेस सिलेक्ट करें जहां बिजनेस में ग्रोथ हो, उसके बाद में उसमें बैलेंस शीट्स और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखकर जो ग्रेट बैलेंस शीट वाली कंपनीज हैं और जो अच्छे से प्रॉफिट कमाना जानती हैं, जो मैनेजमेंट अच्छी हैं, उनको फिर उसमें से फिल्टर करें। तो जब हम उन चीज़ों को फिल्टर करते हैं तो चीज़ें और थोड़ी सी बेटर हो जाती हैं। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या आता है? नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है
सबसे पहले हमने बिजनेस अंडरस्टैंडिंग कर ली और फिर उसके बाद में हमने बैलेंस शीट को और पे एंड स्टेटमेंट को सिलेक्ट करके कंपनी को भी सिलेक्ट कर लिया। अब कई बार होता है कि यार मैंने तो अच्छी कंपनी खरीदी थी, बिजनेस अच्छा था, कंपनी अच्छी थी, लेकिन भाई आपकी टाइमिंग गलत थी, आपने बहुत ऊपर के प्राइसेस पर शेयर्स ले लिए थे, या फिर टाइमिंग हमारी सही थी और हमने शेयर्स भी नीचे के प्राइस पर लिए थे लेकिन कंपनी गलत थी। तो इन तीनों में एक एक सिंक्रोनाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। ग्रेट बिजनेस होना चाहिए, फिर बैलेंस शीट अच्छी होनी चाहिए। इन दोनों होने के बाद में हमारा टेक्निकल एनालिसिस का पॉइंट आता है कि कहाँ खरीदना है, कहाँ स्टॉप लॉस रखना है और कहाँ बेचना है। अगर पहले दोनों चीज़ें सही है ना और हमने चीज़ों को महंगा खरीद लिया तो शायद 3 साल तक हमें कोई रिटर्न नहीं आएगी। लेकिन अगर पहली दोनों चीज़ें सही हैं और हमने उसको टेक्निकल एनालिसिस के बेस पर नीचे अगर हमने परचेज किया है ना, सही प्राइस पर परचेज किया और सही प्राइस पर हम निकल गए हैं, जो उसकी समझ से हमें पता चल जाता है, तो उसमें बहुत अच्छे पैसे बनते हैं। तो यहाँ तीनों चीज़ों की नॉलेज लेके जब हम काम करते हैं ना तो वहाँ रिस्क नहीं होता। ये बड़ी सिंपल सी बात है। अगर नॉलेज लेके काम करेंगे तो रिस्क नहीं होगा। तो नॉलेज की और रिस्क को एलिमिनेट करने की और मार्केट में लॉसेस से बचने की अगर पूरी स्टोरी है तो वो इन 3 पॉइंट्स पर आती है: बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग कंपनी की, एंड टेक्निकल एनालिसिस। फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग को हम फंडामेंटल एनालिसिस भी कहते हैं, एंड टेक्निकल एनालिसिस। सभी लोग फंडामेंटल एनालिसिस या तो सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस ही करते हैं तो उनके पैसे नहीं बनते। कुछ लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो सिर्फ टेक्निकल ही एनालिसिस करते हैं, बाकी सब चीज़ों को भूल जाते हैं। उसी को प्रकाश इंडस्ट्रीज पर अप्लाई करेंगे, उसी चार्ट पैटर्न को, उसी को कोलगेट पे करेंगे, उसी को आईटीसी पे करेंगे और उसी को फार्मा पे करेंगे। ऐसा नहीं होता यार। अलग अलग कंपनी पे अलग अलग चार्ट पैटर्न अलग तरीके से काम करते हैं, क्योंकि हर कंपनी का काम करने का तरीका अलग है, उनकी अप्रोच अलग है। अब अगर हम स्टील कंपनीज की बात करें तो वो ऊपर से 1/3 भी रह सकती हैं और वापस से टॉप पर वापस भी जा सकती हैं। लेकिन अगर हम ग्रेट एफएमसीजी कंपनीज की बात करें तो 1/3 कभी नहीं आती ऊपर से, और अगर 1/3 आ जाए ना तो उनमें एक्चुअल में इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम है कि उनको वो डिफरेंट ही रीजन बन जाता है। लेकिन अगर मेजोरिटी की बात करें, 98%, 97%, 90% कंपनीज की बात करें तो 1/3 रहती ही नहीं है। अगर हम ग्रेट बिजनेस की बात कर रहे हैं और उसमें भी ग्रेट बैलेंस शीट वाली कंपनीज की बात कर रहे हैं, वो इतनी नहीं गिरती, वो 20% मैक्सिमम गिरती है, 25%, 30%। इन केस ऑफ पैंडेमिक अगर 30% गिर जाए तो वो ग्रेट अपॉर्चुनिटी होती है। तो हर कंपनी में टेक्निकल एनालिसिस अलग तरीके से काम करता है। तो ये 3 फैक्टर्स हैं: बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, फाइनेंशियल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस। तीनों की नॉलेज जब हम लेकर काम करेंगे ना, मार्केट में रिस्क होगा ही नहीं, मार्केट में पैसे खोएंगे ही नहीं। अब इन तीनों की अंडरस्टैंडिंग पे हम अलग अलग वीडियोस बनाकर अलग अलग तरीके से काम करेंगे। इनमें से फर्स्ट को हम काफ़ी हद तक कवर कर चुके हैं कि जो बिजनेस अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन बिजनेस अंडरस्टैंडिंग में भी हम टाइम टू टाइम अलग अलग इंडस्ट्री को लेकर बात करते रहेंगे, वीडियोस बनाते रहेंगे, जिससे हमें हर एक इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा डिसीजन लेना इजी हो जाए और हम इजीली डिसीजन लेके और उसके बाद फंडामेंटली एनालाइज करके और टेक्निकल एनालिसिस की हेल्प से हम राइट टाइम पर राइट चीज़ को परचेज करके और थोड़ा सा हम ज़्यादा फायदा कर पाएँ। तो आज की वीडियो में इतना ही। सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक जरूर करना। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com. Have a nice day and I will keep on coming in with much more detailed videos and आने वाली वीडियोस में हम फंडामेंटल एनालिसिस के बहुत सारे चैप्टर्स हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। इट्स ए डीप स्टडी और इसमें, लेकिन मैं इस तरीके से सारी वीडियोस को बनाने की कोशिश करूंगा कि एक एक पॉइंट को कवर करते जाएंगे और उसका प्रैक्टिकली हम लोग कैसे यूज़ करेंगे उस तरीके से मैं बताने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।